दोस्तों, क्या आपको पता है बिस्किट्स को हिंदू धर्म के लोग खाने से दूर भागते थे? पर क्यों, ये तो हम आगे जानेंगे। लेकिन पार्ले जी ने आने के बाद लोगों की मानसिकता को बदला और अब यह हम सभी के दिलों पर राज करता है। तो दोस्तों, सुबह की चाय से लेकर ऑफिस की गॉसिप्स तक हर कदम पर हमारा साथ देने वाले इस बिस्किट ब्रांड को कैसे एक गरीब टेलर ने बनाया, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। और हाँ, हम यह भी जानेंगे कि कैसे पार्ले ने अपना सीक्रेट फॉर्मूला सभी को बांट दिया और किस तरह इस ब्रांड ने करीब 25 सालों तक अपने बिस्किट के पैकेट का रेट 1 रुपए भी नहीं बढ़ाया। पार्ले जी, शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जिसने चाय में ये बिस्किट डुबोकर न खाया हो। और हाँ, कमाल की बात तो ये है कि जितना लगाव आपको इस बिस्किट से है ना, उतना ही हमारे मम्मी पापा और दादा दादी को भी है। यही वजह है कि इसे एक बिस्किट नहीं बल्कि एक इमोशन कहा गया है। और इस इमोशन की नींव रखी गई थी ब्रिटिश राज में, जब बिस्किट्स खाना हम भारतीयों के लिए एक सुनहरे सपने से ज्यादा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो कैसे, इसे समझने के लिए हमें लेट 19th सेंचुरी में चलना होगा। एक्चुअली उस टाइम पर मार्केट में गिने चुने कुछ बड़े बड़े दुकानों में बिस्किट से भरा हुआ एक खास किस्म का चौकोर सा दिखने वाला यह टीन का डिब्बा मिलता था, जिस पर बड़े बड़े टेक्स्ट में लिखा होता था हंटले एंड पामर्स। इस डिब्बे को दुकान से खरीदकर सीधे अंग्रेजों के महल में पहुंचा दिया जाता था, जिसे बड़े बड़े अंग्रेजी अफसर सुबह और शाम की चाय की चुस्कियों के साथ में एंजॉय किया करते थे। और इंडियंस उसे दूर से ही देखकर सोचा करते थे कि आखिर ये कौन सी नई इजाद है। जल्दी ये बिस्किट्स हमारे राजा महाराजा और कुछ अमीर इंडियंस के घरों तक भी पहुंच गए, लेकिन इनकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि मिडिल क्लास या गरीब लोग इसे खरीदने के बारे में सोचने से भी कतराते थे। अब ये बिस्किट अमीरों की चाय का साथी तो बन गया था, लेकिन बहुत से अपर क्लास हिंदू जो इसे अफोर्ड तो कर सकते थे, फिर भी अपने घर में लाने या फिर खाने से दूर भागते थे, क्योंकि इन बिस्किट्स को बनाने के लिए बेकर्स अंडे का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन बाद में इस समस्या का समाधान लेकर आए लाला राधा मोहन, जिन्होंने 1998 के दौरान दिल्ली में हिंदू बिस्किट्स नाम की एक कंपनी की शुरुआत की, जिसका मकसद हिंदुओं के बीच बिस्किट्स को पॉपुलर बनाना था। इस काम के लिए कंपनी ने सिर्फ ब्राह्मणों और अपर कास्ट के हिंदुओं को ही हायर किया, ताकि उनके बिस्किट्स कास्ट कॉन्शियस हिंदुओं की नजर में भी एक्सेप्टेबल हो सके। पहले ही साल में कंपनी ने अपने बिस्किट्स का एडवर्टीजमेंट दिया, जिसमें बताया गया था कि बिस्किट्स की बेकिंग से लेकर पैकेजिंग तक का पूरा काम सिर्फ अपर क्लास हिंदुओं के हाथों से ही किया जाता है। साथ ही इन बिस्किट्स को सिर्फ दूध से तैयार किया जाता है और पानी का एक भी कतरा नहीं मिलाया जाता। लेकिन हिंदू बिस्किट्स की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी के बाद से कई और लोगों ने भी इस नाम के बिस्किट्स को बेचना शुरू कर दिया, जिससे कि असली हिंदू बिस्कुट को काफी नुकसान हुआ और वो ब्रिटानिया कंपनी के साथ में मर्ज हो गया। हालांकि दोस्तों, मार्केट में इतनी सारी कॉपीज आने के बाद भी बिस्किट्स के प्राइस में कभी भी इतनी कमी नहीं आई कि वो गरीब के हाथों में पहुंच पाए। फिर आया 7 अगस्त 1905 का दिन, जब गांधी जी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी गई और लोगों ने विदेशी चीजों का बाइकआउट करके अपने देश में बनी हुई चीजों को अपनाना शुरू कर दिया। साथ ही इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए कई भारतीय लोगों ने लोकल बिजनेसेस भी शुरू किए, ताकि फॉरेन प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। और दोस्तों, इसी बीच गुजरात के एक टेलर मोहनलाल दयाल जी भी इस आंदोलन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी स्वदेशी आंदोलन में उतरने की इच्छा जताई, जिसके लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना देश में अपनी खुद की टॉफी और चॉकलेट की कंपनी खोली जाए, क्योंकि इसके जरिए वो अंग्रेजों को फाइनेंशियली नुकसान तो पहुंचा ही सकते थे, साथ ही इन टॉफीज का टेस्ट उन गरीब बच्चों तक भी पहुंचा सकते थे, जो कि इसे अमीर बच्चों के हाथों में देखकर सिर्फ ललचा कर रह जाते थे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इन टॉफीज को बनाए कैसे, क्योंकि उस टाइम तक इंडिया में कोई भी ऐसा रिसोर्स अवेलेबल नहीं था जहाँ से वो इसे बनाने का तरीका सीख सके। इसीलिए मोहनलाल दयाल ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और इस काम को सीखने के लिए 1929 में जर्मनी चले गए। कुछ समय तक वहाँ उन्होंने टॉफी मेकिंग टेक्निक सीखी और जब इंडिया वापस आने लगे तो अपने साथ एक टॉफी बनाने वाली मशीन भी लेकर आए। मोहनलाल दयाल ने वापस आने के बाद से मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री को खरीदा और यहीं पर अपने मशीन्स को फिट किया। शुरुआत में कंपनी में सिर्फ 12 लोग काम करते थे, जो कि मोहनलाल के फैमिली मेंबर्स ही थे, और अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग इनमें से किसी ने मैनेजर का पद संभाल लिया, किसी ने टॉफी मेकर का और कोई पैकेजिंग एंड सप्लाई को देखने लगा। अब शुरुआत में किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कंपनी का कोई नाम भी होना चाहिए, और इसीलिए काफी समय के बाद इसकी लोकेशन यानी विले पार्ले के नाम पर ही कंपनी का नाम पार्ले रखा गया। इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट था एक ऑरेंज कैंडी, जो कि उस टाइम पर काफी पॉपुलर हुआ था। लेकिन दोस्तों, मार्केट में अफोर्डेबल बिस्किट्स न होने की वजह से मोहनलाल दयाल ने इस गैप को फिल करने की सोची और साल 1939 में पार्ले ने पहली बार अपने बिस्किट्स को मार्केट में उतारा, जिसका नाम रखा गया था पार्ले ग्लूको।
सस्ते दाम और अच्छे क्वालिटी की वजह से ये बिस्किट बहुत जल्द लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी इंडियन एंड ब्रिटिश दोनों ही आर्मी ने इस बिस्किट को खूब कंज्यूम किया था। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो उस समय अचानक से गेहूं की कमी हो गई, जिसके चलते पार्ले को अपने ग्लूको बिस्किट के प्रोडक्शन को रोकना पड़ गया क्योंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट ही गेहूं था। लेकिन बाद में इस संकट से उबरने के लिए पार्ले ने जौ से बने हुए बिस्किट्स बनाना शुरू किया और एक एडवर्टीजमेंट में स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए अपने कंज्यूमर से अपील की कि जब तक गेहूं की सप्लाई नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक जौ से बने बिस्किट्स का इस्तेमाल करें। खैर बाद में हालात नॉर्मल हो गए और पार्ले फिर से जौ की जगह गेहूं का इस्तेमाल करने लगा। अब अगले कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 1960 के करीब कई सारी और भी कंपनीज ने ग्लूको बिस्किट के नाम से ही अपने बिस्किट्स को लॉन्च करना शुरू कर दिया। अब इससे कंज्यूमर के बीच में कंफ्यूजन बढ़ने लगी कि आखिर ओरिजिनल ग्लूको बिस्किट है कौन सा, और यही वजह थी कि इस टाइम पर पार्ले की सेल्स लगातार गिर रही थी। लेकिन दोस्तों अपनी गिरते हुए सेल्स को देखते हुए कंपनी ने एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव लिया और अपनी ब्रांडिंग को इम्प्रूव करने के लिए काम करने लगे। इसके लिए सबसे पहले तो इन्होंने नई पैकेजिंग बनाने का फैसला किया, जिसके बाद से पार्ले का बिस्किट एक पीले वैक्स पेपर में लपेट कर आने लगा। इसके ऊपर लाल रंग की पार्ले ब्रांडिंग के साथ साथ एक छोटी लड़की की तस्वीर भी लगी थी और इस लड़की के इलस्ट्रेशन को एडवर्टाइजिंग एजेंसी एवरेस्ट ब्रांड सोल्यूशन के मगनलाल दैया ने तैयार किया था। इस नई ब्रांडिंग ने बच्चों और उनके पेरेंट्स को खूब अट्रैक्ट किया, साथ ही बाकी के ब्रांड्स के बीच पार्ले अपनी एक अलग छाप छोड़ने में भी कामयाब हो गया। इसके बाद से साल 1982 में कंपनी ने पार्ले ग्लूको को पार्ले जी के रूप में रीपैकेज किया, जिसमें जी का मतलब था ग्लूको। और इसी साल यानी 1982 में ही पार्ले जी का पहला टीवी कॉमर्शियल आया, जिसमें एक दादाजी अपने नाती पोतों के साथ गाते हुए नजर आ रहे थे, स्वाद भरे शक्ति भरे पार्ले जी। चाहत अपनी यही है जी, अपनी भी स्वाद भरे शक्ति भरे बरसों से पार्ले जी। इसके बाद से 1998 में पार्ले जी को शक्तिमान के रूप में ब्रांड एंडोर्सर मिला, और अगर आप 90s के किड हैं तो फिर ये बताने की जरूरत ही नहीं कि बच्चों के बीच शक्तिमान कितना ज्यादा पॉपुलर था। ऐसे में अपने फेवरेट सुपर हीरो शक्तिमान की वजह से बच्चों में पार्ले जी खूब पसंद किया जाने लगा। इसके बाद से जी मने जीनियस, हिंदुस्तान की ताकत, रोको मत टोको मत जैसी टैगलाइन ने पार्ले जी को हमेशा चर्चे में बनाकर रखा। अब दोस्तों आज के टाइम पर पार्ले का एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, जिसके अंडर कई तरह के बिस्किट्स, कैंडीज और नमकीन आते हैं, और काफी सारे लोगों को लगता है कि बिस्लरी, बेली, फ्रूटी और एप्पल फिज भी पार्ले के ही अंडर आता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अब इसे समझने के लिए पहले हमें मोहनलाल जी के परिवार को एक बार देखना होगा। एक्चुअली मोहनलाल जी के 5 बेटे थे, जिनमें से बड़े बेटे जयंती लाल चौहान ने पारिवारिक बिजनेस से अलग होने का फैसला किया और उन्होंने पार्ले एग्रो की शुरुआत की, और आज बेली, फ्रूटी और एप्पी फिज जैसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स इसी कंपनी के अंडर आते हैं। 1970s के दौरान जयंती लाल चौहान ने अपने इस बिजनेस को अपने 2 बेटों प्रकाश चौहान और रमेश चौहान में स्प्लिट कर दिया था, जिसके बाद से पार्ले एग्रो प्रकाश चौहान के हाथों में आ गई और रमेश चौहान के अंडर बिस्लरी ब्रांड आता है। इस तरह से जयंती लाल चौहान के परिवार से अलग होने के बाद पार्ले प्रोडक्ट्स के मालिक बने मोहनलाल जी के 4 बेटे मानिकलाल, पीताम्बर, नरोत्तम और कांतिलाल चौहान। अब दोस्तों शुरुआत में तो पार्ले अपने सस्ते और अच्छे क्वालिटी की वजह से बिस्किट मार्केट को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि करंट सिनारियो में भी पार्ले का इंडिया में 40% से ज्यादा मार्केट शेयर है, जो कि किसी भी बिस्किट ब्रांड में सबसे ज्यादा है। ऐसे में यह जानना काफी इंटरेस्टिंग है कि करीब 100 साल बाद भी मार्केट को डोमिनेट करने के लिए पार्ले ने कौन कौन से टैक्टिक्स को अपनाया। तो दोस्तों असल में कंपनी के पास पार्ले जी के रूप में एक हीरो प्रोडक्ट तो है ही, लेकिन इसमें मिली भारी सफलता के बावजूद कभी भी ये हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे। कंपनी ने बहुत पहले ही मार्केट पर रिसर्च करके लोगों की पसंद और नापसंद को समझना शुरू कर दिया था। जब इन्होंने अपने पार्ले ग्लूको बिस्किट को लॉन्च किया था तो उसी दौरान उन्हें एहसास हो गया था कि जरूरी नहीं है कि मीठी चाय के साथ हर किसी को मीठे बिस्किट से पसंद आए, बल्कि काफी सारे लोग चाय से नमकीन खाना पसंद करते हैं। इसीलिए 1938 में पार्ले ने मोनाको बिस्किट को भी लॉन्च कर दिया था। बच्चों और यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए 1956 में कंपनी ने पार्ले चीजलिंग्स को भी लॉन्च किया था, जो कि एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट था, और इसके छोटे छोटे स्क्वायर शेप वाले नमकीन उस टाइम पर खूब पॉपुलर हुए थे। इसके बाद से 1963 में पार्ले अपनी टॉफी लेकर आया किस्मी, जिसे आप में से भी काफी सारे लोगों ने खाया ही होगा। 1966 में पार्ले ने पॉपिंस को लॉन्च किया, जिसकी रंग बिरंगी कैंडीज बच्चों के बीच खूब पसंद की गई। इसके अलावा पार्ले ने मेलोडी, क्रैक जैक, 2020, मैजिक्स
मिल्क शक्ति, मैंगो बाइट, लंदन डेयरी और हाइड एंड सीक की तरह ही कई सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारा जो कि काफी पसंद किए गए और इनकी मदद से पार्ले इंडिया के बिस्किट मार्केट पर अपना कब्जा जमाने में कामयाब हो गया। साल 2012 तक पार्ले 40 लाख दुकानों के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को बेचा